हेलो एवरीबडी, वेलकम टू दिस यशोदा हॉस्पिटल्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के 15 से ज़्यादा साल पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट को दिए हैं। ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर ब्रजेश प्रजापत। इनके बारे में ये कहना बहुत ही कम होगा कि एक होता है कि डॉक्टर को चीज़ें आती हैं, हर डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई की है, उन्हें समझ है। बट सर के बारे में जो हमेशा से सुना है वो ये सुना है कि द वे ही ट्रीट्स पीपल, जिस पेशेंस के साथ, जिस प्यार के साथ वो लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, आई थिंक दैट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स यशोदा हॉस्पिटल हैज़ एवर सीन। सो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ का। सो आई वुड लाइक टू वेलकम सर। नमस्कार। सो सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि पल्मोनोलॉजी के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं। क्या है ये और क्या क्या डिजीज़ेज़ या इश्यूज़ इसमें कवर होते हैं? तो पल्मोनोलॉजी बेसिकली मेडिकल टर्म है। अगर इसको हम बहुत जनरल टर्म में या डिफ़ाइन करें तो पल्मोनोलॉजी मीन्स एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू आवर लंग्स। तो कोई भी लंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम या बीमारी, और लंग्स और नोज से जुड़े हुआ विंड पाइप से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम पल्मोनोलॉजी के अंडर में आती है। तो किसी को भी कोई सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है या लंग से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको बेसिकली पल्मोनोलॉजिस्ट ही ट्रीट कर पाता है। तो सर, इन जनरल जैसे हमने सुना है एस्थमा के बारे में, या बहुत एस्थमा इज़ वन वेरी कॉमन थिंग, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोगों को बहुत सफ़र करते देखा है कि जब सीजन्स चेंज होते हैं तो उन्हें रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं। तो सर, क्या वो डेडिकेटेडली सिर्फ एक पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रीट करता है, या उस टाइम पे जैसे इन जनरल हम फिजिशियंस के पास जाते हैं, तो व्हाट इज़ द राइट अप्रोच? सी, एस्थमा, रेस्पिरेटरी एलर्जी को एस्थमा बोलते हैं इन जनरल। एलर्जी इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। किसी को स्किन एलर्जी होती है, किसी को नोज़ एलर्जी होती है। तो जब किसी को स्किन एलर्जी होती है उसको इचिंग होती है, किसी को नोज़ एलर्जी होती है ही स्नीज़ेस अ लॉट, उसको छींकें बहुत आती हैं। किसी को थ्रोट की एलर्जी होती है ही कॉफ्स अ लॉट। सो ऐसे किसी को जब एस्थमा होता है, हम बोलते हैं लंग एलर्जी या रेस्पिरेटरी एलर्जी, तो ही वीजेस अ लॉट, सांस नहीं आता। तो प्राइमरली एस्थमा जो है इट्स अ डोमेन ऑफ पल्मोनोलॉजिस्ट ओनली। सो व्हेनेवर इफ़ यू हैव shortness of breath with wheeze, with sneezing, and which is seasonal in variation, it happens in one season, then patient becomes okay. तो ये these are the signs and symptoms of asthma, और जिसके लिए रेस्पिरेटरी एलर्जिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यूजली हम इसको मान के चलते हैं कि ये सीजनल इन्फेक्शन है, जो ये सीजनल इन्फेक्शन नहीं होता, बट एक्चुअली ये एपिसोड्स में आता है एस्थमा के। सो मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हम देखते हैं 12-15 साल तक उनको पता ही नहीं होता कि उनको एस्थमा होता है। बाय द टाइम दे रीच अस, उनका एस्थमा या तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या उनको समझ में नहीं आता। दे आर बेसिकली मिसमैनेजिंग देयर एस्थमा। सर, कॉमन रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में और क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि एक एस्थमा ऐसी चीज़ है जो बहुत पता है सबको, और क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जब एक इंसान को पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात ये है कि अगर हम ओपीडी देखें या हम इमरजेंसी देखें, तो more than 70% of emergency and more than 80% of OPDs are actually lung related problems. इसका रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में सिर्फ एक लंग ही ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ से लेके डेथ तक हमेशा एनवायरनमेंट से खुला रहता है। इफ़ यू सी योर नोज इज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स योर लंग, तो नाक से लेके लंग तक का रास्ता बिल्कुल ओपन है, कभी क्लोज नहीं होता है। दिस इज़ द ओनली ऑर्गन विच इज़ ऑलवेज अफेक्टेड। जब भी मौसम में चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वायरसेस एक्टिवेट होंगे, कोविड, जब भी कुछ ऐसा पैंडेमिक होता है, लंग इज़ द ओनली और फर्स्ट ऑर्गन जो इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए लंग रिलेटेड इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं। सीजन्स अकॉर्डिंग वेरिएशंस भी लंग के अंदर आपको ज़्यादा मिलती है। वाई? बिकॉज लंग को हर चीज़ का ब्रन झेलना पड़ता है, लंग को सफ़र करना पड़ता है एज अ डिफेंस पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर हम बात करें तो अगर मैं देखूँ तो लंग के अंदर सारे इन्फेक्शंस आते हैं, जिसमें निमोनियाज हम बोलते हैं, सांस के नली का इन्फेक्शन हम बोल रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, सोर थ्रोट बोलते हैं। देन कम्स द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको निमोनियाज बोल देते हैं। देन कम्स एलर्जी डिसऑर्डर, जिसको आस्थमा बोल देते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें छींकें बहुत आती हैं। लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है विच कॉजेज अ नॉक्टर्नल, या रात में कॉफ आने की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड देन वी हैव अ स्मोकिंग रिलेटेड issues also, because this is also a very rampant and it comes under substance abuse. People smoke a lot. तो over a period of time इन पेशेंट्स के अंदर भी एस्थमा से ही मिलती जुलती बीमारी आती है। यंग पेशेंट्स के अंदर अगर एलर्जिक है तो एस्थमा, और अगर ओल्डर पेशेंट है वो स्मोक करते तो उनके अंदर एस्थमा जैसी सांस की बीमारी, जिसको हम COPD बोलते हैं, वो बड़ी प्रेवलेंट हो जाती है। और इंडिया के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है
क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्मोक तो करते ही हैं, इसके साथ साथ में हम चूल्हे का भी इस्तेमाल बहुत करते हैं। गैस स्टोव नहीं है लोगों के पास, दे यूजेस चूल्हा। तो चूल्हा का जो स्मोक एक्सपोजर होता है वो सीधा सीधा फीमेल्स को COPD करा देता है। तो जो फीमेल्स स्मोक नहीं करती और अगर वो चूल्हे पे काम करती है तो हमें पूछना पड़ता है, क्योंकि एक मिथ है कि COPD उन्हीं को होता है जो स्मोक करते हैं। बट इंडिया के अंदर जो जो स्टोव पे काम नहीं करता, जो चूल्हे पे काम करते हैं, जो लकड़ी जला के खाना बनाता है, उन फीमेल्स के अंदर भी ये उतना ही प्रेवलेंट है जितना स्मोकर्स के अंदर। सर जैसा कि आपने COPD और एस्थमा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमें दिया है, तो सर इसके बारे में हमेशा से लोगों में कन्फ्यूजन है कि एस्थमा एंड COPD समहाउ एक ही चीज़ है। तो जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं उनमें इन दोनों में से क्या ज़्यादा प्रेवलेंट है और क्या डिफरेंस है इनमें? सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस हम देखते हैं वो एज में आता है। यूजली एस्थमा अर्ली स्टेज में आता है, अर्ली एज में आता है। इट हैपन्स इन किड, बच्चों में आना शुरू होता है, एडल्ट्स में नहीं पता चलता। में बच्चों में दिख जाता है, 5-6 साल के बच्चे, उनको सीजनल वेरिएशंस होती है। एस्थमा हैज़ अ सीजनल वेरिएशन, वो पूरे साल नहीं रहेगा। जैसे दिस इज़ द टाइम वेयर एस्थमा एक्साजर्बेट्स, एस्थमा सबका परेशान करता है, और बीच में कुछ सीज़न एस्थमा बिल्कुल अच्छा सा मेंटेन रहेगा, तो उनका एपिसोडिक फिनोमेना होता है। लेकिन COPD पेशेंट्स के अंदर ये जो सिम्टम्स होते हैं पूरे साल चलते हैं। उनके बीच बीच में फ्लक्चुएशन आती है, बट पूरे साल उनका सांस फूल रहा होता है। कंपेयर टू एस्थमा वो बीच बीच के टाइम में नॉर्मल बिहेव करते हैं, उनके लंग फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। दिस इज़ द कॉमनेस्ट थिंग, यानी कि एस्थमा जो है इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल है ऑल्सो, ठीक है, और हम इसको बिल्कुल नॉर्मल लंग फंक्शन की तरह मेंटेन करा सकते हैं। कमिंग टू COPD के अंदर देयर इज़ डैमेज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग और बिकॉज ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड अदर थिंग्स। ओके, सो COPD पे जो पेशेंट्स होते हैं उनके लंग आर एक्चुअली डैमेज, और ये विथ टाइम, विथ मेडिकेशन ऑल्सो, विथ टाइम ऑल्सो कीप्स ऑन डिटोरिएशन। तो एस्थमा के अंदर अगर हम बात करें, वी कैन प्रिजर्व द लंग। In COPD it is not like that. We can only increase the longevity, but with medication we can only treat the symptoms. हम लंग्स को जो स्मोकिंग की वजह से ख़राब हो चुके हैं उनको ठीक नहीं कर पाते। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि फीमेल्स में, क्योंकि इंडिया में चूल्हा, हमारा रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी एक COPD सॉर्ट ऑफ ही सारे आपको चेंजेस दिखते हैं। तो सर क्या नॉन स्मोकर्स मेल में भी COPD हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स इनफैक्ट जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया या अफ्रीका जहाँ बायोमास ज़्यादा जलता है, वहाँ पर इनफैक्ट नॉन स्मोकिंग COPD ज़्यादा कॉमन हो गया, फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है कंपेयर टू द वेस्टर्न पार्ट्स। तो दिस इज़ अ सेपरेट क्लासिफिकेशन, बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी COPD के, जिसमें हम नॉन स्मोकिंग COPD बोलते हैं इन फीमेल्स। मेल्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है। अगर कोई मेल किसी ऐसे ऑक्यूपेशन के अंदर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल धुएं मिट्टी का काम है, लाइक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या ड्राइवर्स हो गए हु यूज टू ड्राइव द पेट्रोल या डीजल इंजन्स, ठीक है, इन पेशेंट्स के अंदर भी, क्योंकि बिकॉज दे हैव ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, दे डू नॉट स्मोक बट बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स दे आर इनहेलिंग द थिंग्स, इनके अंदर COPD होने के चांसेस और रिस्क ज़्यादा होते हैं। सर एक और लोगों के दिमाग में बहुत डाउट रहता है कि पल्मोनरी डिजीजेस तो हमें पता है कि बहुत आपने जैसे एक्सप्लेन किया है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? और सर आज के टाइम में क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जैसे हम मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफस्टाइल में बहुत चीज़ें हमारी बैकवर्ड जा रही हैं। तो क्या रिस्क फैक्टर्स है सर इन डिजीज़ेस के? मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि लंग हमारा बेसिकली, लंग इज़ अ विंडो ऑफ आवर बॉडी, लंग हमेशा खुला रहता है। तो एनवायरमेंटल चेंज और एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन का हमारे लंग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होगा, लंग ख़राब हो जाएंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, लंग अच्छे रहेंगे। लंग का डेवलपमेंट जन्म से पहले शुरू हो जाता है, यानी कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल स्मोक कर रही है, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल को रेस्पिरेटरी इश्यूज़ है, चांसेस है कि बच्चे के अंदर भी चीज़ें आएंगी। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्मोकिंग या स्मोकिंग रिलेटेड चीज़ें अवॉइड करनी है या नहीं करनी है। राइट। देन अर्ली स्टेज में, क्योंकि अर्ली स्टेज में लंग डेवलप होना शुरू होते हैं, प्यूबर्टी तक लंग डेवलप ही हो रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर बच्चों को रिकरेंट इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाए तो लंग का डेवलपमेंट रुक जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं लंग्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए आपने देखा होगा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन बच्चों को बोली जाती है कि बच्चों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाई जाए, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाई जाए। एक तरीका होता है कि बच्चों का लंग प्रिजर्व करके रखा जाए, उनको इन्फेक्शंस ना दिए जाएँ। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक लंग डेवलप नहीं होते, लंग के अंदर टेंडेंसी होती है कि वो वीक होते चले जाएंगे अगर ये इन्फेक्शंस होते हैं। इसके आगे अगर हमारे घर में कोई स्मोक कर रहा है
वही बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। स्मोक के साथ एक प्रॉब्लम होती है, स्मोक 3 से 4 फीट के ऊपर जो है घूमना शुरू कर देते हैं, बेसिकली बिकॉज स्मोक पार्टिकल्स आर वेरी हैवी। तो ये क्या होते हैं, 2 से 3 फीट के ऊपर बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर फ्लोट करना शुरू करते हैं। ओके। हम लोग हैं 5 या 6 फुट के लोग, तो होता क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं हु आर एक्चुअली 2 फीट एंड 3 फीट, दे रोम अराउंड इन द हाउस, तो बेसिकली वो स्मोक को वो ज़्यादा इनहेल करते हैं कंपेयर टू द एडल्ट पेशेंट्स, क्योंकि ये स्मोक 2 या 3 फीट पे ही हमेशा सबटेंड या सबलाइम रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बच्चे क्रॉल कर रहे होते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे, उनको सेकंड हैंड या थर्ड हैंड स्मोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्मोकिंग। वन इज़ एक्टिव स्मोकिंग, जब मैं स्मोक कर रहा हूँ। देन देयर इज़ पैसिव स्मोकिंग, जब मैं स्मोक कर रहा हूँ मेरा धुआं कोई दूसरा नॉन स्मोकर इनहेल कर रहा है। एंड देयर इज़ थर्ड हैंड स्मोकिंग। थर्ड हैंड स्मोकिंग, मैं स्मोक करके गया इस रूम के अंदर से, बट इस रूम के अंदर स्मोक रह जाएगा 6 से 8 घंटे तक। इस रूम के अंदर कोई भी बच्चा आएगा उसको वो स्मोकिंग रिलेटेड इश्यूज़ हो ही जाएंगे। इसलिए घर में अगर एक आदमी स्मोक करता है तो बेसिकली उस घर के सारे लोग स्मोक कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इफ़ यू वांट कि आपके जो नियर वंस हैं, डियर वंस, इफ़ यू वांट दे शुड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज़, यू क्विट स्मोकिंग। सो सर, जैसा आपने ये चीज़ अभी बताई कि लंग डिजीजेज या रेस्पिरेटरी इश्यूज प्रेगनेंसी से ही कैरी ऑन होते जाते हैं, तो क्या हम लंग रिलेटेड इश्यूज को फिर हेरिडिटरी मान सकते हैं? There are few things which are hereditary. Genetics, they have a genetic linkage, like asthma. Asthma has a genetic linkage. If I have asthma, probably my kid may have asthma. I cannot have control. Obviously, I cannot have control. Right. But what I can modify is the environment. I can vaccinate him. ओके, मैं उसके जीन्स चेंज नहीं कर सकता, बट मैं मॉडिफाइबल चीज़ों को चेंज कर सकता। फॉर इंस्टेंस, प्रेगनेंसी में स्मोकिंग कंट्रोल इज़ इन माई हैंड। राइट। ओके, मैं प्रेगनेंट फीमेल को बोल सकता हूँ यू शुड नॉट स्मोक। इफ़ दे स्टॉप स्मोकिंग, रिस्क फैक्टर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर मैं उस घर के अंदर ही जो कोई स्मोक करता है मना करा दूँ, तो उस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। इफ़ आई वैक्सीनेट दैट किड, उस बच्चे को वैक्सीनेशन समय से मिल जाएंगे निमोनियाज के लिए, तो उस बच्चे का लंग अच्छे से डेवलप हो पाएगा। In few part, in some instance, in some subset of lung disease, it is genetic, but primarily more than 90% it is acquired. सर, लंग डिजीजेज कैसे डायग्नोज हो सकती हैं, क्या प्रोसेस है उसका? लंग डिजीज़ डायग्नोज से पहले तो पेशेंट ही हमें आके बता देता है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से हम लंग को हमें पता चल जाता है कि यस यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ लंग प्रॉब्लम्स, एंड बिफोर आई नो पेशेंट भी बता देता है कि मुझे तो लंग में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। क्यों? क्योंकि लंग इतना सिंपल सा ऑर्गन है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी बॉडी को पता चल जाएगा। सबसे पहले चीज़ लंग का यूजली पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है जी। ठीक है। अब वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कैसे बताएगा कि उसको चलते हुए सांस फूल रहा है, या वो बात करते करते उसको सांस फूल रहा है, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सांस फूल रहा है, मतलब हर वो नॉर्मल एक्टिविटी जो पहले कर रहा था अब उसको करने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड देन इफ़ ही गोज़ डे के टाइम में रात के टाइम पे उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। इफ़ ही हैज़ इन्फेक्शन ऑब्वियसली फीवर विल डेफिनेटली कम, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड कॉफ, दीज आर टू मेजर सिम्टम्स यूजली कम्स एंड टू आर पिक्चर यूजली वी सी इन आर OPDs। सर, आजकल एक इशू बहुत ज़्यादा है, जैसे पहले बहुत जो 2020 का सर एक डेटा आया था जिसमें ये आया था कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर कोई कैंसर है जो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट स्प्रेड हो रहा है, दैट इज़ लंग कैंसर। सर, क्या है लंग कैंसर और क्यों होता है लोगों को ये? देखिए, लंग कैंसर के साथ दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, लंग कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर विद द मोस्ट प्रिविलेंट कैंसर विद मैक्सिमम डेथ रेट्स। ओके, सो द प्रॉब्लम विद लंग कैंसर, वो उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके। अब डिफ़िकल्ट क्यों होता है? क्योंकि लंग कैंसर के सिम्टम भी वही सिम्टम होते हैं जो इन्फेक्शन के सिम्टम होते हैं। जैसे सांस फूलेगा जी, खांसी आएगी जी, ठीक है, विच इज़ वेरी कॉमन सिम्टम्स व्हेन यू हैव निमोनिया, व्हेन यू हैव आस्मा, व्हेन यू हैव COPD। सो लंग कैंसर का कोई अलग से कोई डिस्टिंक्ट कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सिम्टम वाइज। तो हमें बहुत डिलीजेंटली स्क्रीन करना पड़ता है, हमें पूछना पड़ता है भाई आर यू अ स्मोकर और नॉट। तो हमें रिस्क फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं, ही इज़ अ स्मोकर और नॉट, इसके घर में कोई जेनेटिक लिंकेज तो नहीं है लंग कैंसर का, और ही इज़ हैविंग सम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और नॉट। और अगर उसके साथ हमें सिम्टम मिलते हैं तो हम उसको स्क्रीन करना शुरू करते हैं, क्योंकि स्क्रीन यूजली देखा गया कि 50% ऑफ लंग कैंसर आर यूजली डायग्नोज एट स्टेज 4। ओह, तो जब हम स्टेज 4 में 60 या 50% डायग्नोज कर रहे हैं, वी कैन नॉट ऑफर मच। राइट। ओके, सो मेजॉरिटी लंग कैंसर या तो स्टेज 2 के बियॉन्ड डायग्नोज होते हैं या नहीं होते। इसलिए आपने देखा होगा लंग कैंसर यूजली ऑपरेट ही नहीं हो पाते। जी। ओके, सो नाउ वी शुड फोकस ऑन अर्ली डिटेक्शन।
वी शुड फोकस ऑन लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स. रिस्क फैक्टर ग्रुप्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और विद द हेल्प ऑफ लो डोज CT स्कैन्स वी शुड स्क्रीन दिस पीपल ऑन 6 monthly basis or maybe yearly basis, whichever is feasible for them and for us also. सर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन्हें बहुत हद तक ये पता होता है, मतलब एक स्मोक के पैकेट पे भी लिखा है इट कॉजेज कैंसर, तो उन्हें अपने बारे में ये चीज़ पता है. तो सर आपने भी बताया लो डोज CT स्कैन, वो क्या चीज़ है सर, क्या स्क्रीनिंग प्रोसेस है? बेसिकली क्या होता है कि इट इज़, मैंने बताया कि सिम्टम जो है सिम्टम से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते जी. क्योंकि स्मोकर स्मोक जब करता है उसको कफ आता ही आता है, इसको स्मोकर्स कफ बोलते हैं और वो उनको पता है कि तो आएगा ही आएगा. तो हम इन पेशेंट्स में क्या करते हैं, हम बेसिकली लोडो सिटी का रेडिएशन थोड़ा कम रहता है, तो हम इनको एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम में रखते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दिस एनुअल स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर हमें किसी भी फर्स्ट CT स्कैन के अंदर छोटा सा भी नोड्यूल दिख जाता है तो हम फटाफट उस पर फोकस करके उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं. हम उसको इग्नोर नहीं करते या वो इग्नोर नहीं होता. विद द हेल्प ऑफ दिस एनुअल और 6 monthly स्क्रीनिंग प्रोग्राम ये नोड्यूल बढ़ने से पहले हम इसको पकड़ लेते हैं और ये नोड्यूल जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी हम स्टेज में पकड़ लेंगे. जितना जल्दी स्टेज में पकड़ लिया जाएगा उतना ही वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो. सर ये तो बात हुई स्क्रीनिंग की, जिससे कि बचाव किया जा सकता है कैंसर के बाद भी ज़िंदगी का. तो सर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं अगर पता चल जाए कि इस इंसान को लंग कैंसर है और अगर वो बिगनिंग 2 स्टेजेस में है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन? देखिए, सबसे पहला ये कैंसर ट्रीटमेंट की जो स्ट्रैटेजी है उसमें अगर हम ऑपरेट कर पाएँ तो दैट इज़ द शॉर्ट थिंग. वी हैव अ क्यूरेटिव इंटेंट. जी. इफ वी कैन ऑफर अ सर्जिकल ऑप्शन इट इज़ फॉर क्यूरेटिव इंटेंट. तो स्टेज 1-2 तक जब जो कैंसर के जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर विद बाय ऑफरिंग दिस सर्जिकल थिंग वी कैन ट्रीट इट. इसके बियॉन्ड विद द हेल्प ऑफ कीमोथेरेपी व्हाट वी कैन ओनली ऑफर 3 year or 5 years survival. Okay, but this cancer will definitely recur. Okay, तो सर्जिकल ऑप्शन स्टेज 1-2 तक ही रहते हैं. बियॉन्ड 2 3 or 4 स्टेज के अंदर वी ओनली हैव ऑप्शंस ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी which can only increase the survival 2-3 years, not more than that. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्टेज 4 कैंसर जो हमें मिलता है यूजली उसके अंदर लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं होता. व्हाट वी टॉक अबाउट इज 9 months to 1.5 years डिस्पाइट ऑफ बेस्ट कीमोथेरेपी एंड द रेडियोथेरेपी. सो दीज थिंग्स कीमो एंड रेडियोथेरेपी इन स्टेज 4 इज जस्ट पेलिएटिव एंड नॉट with curative intent. So now we are focusing on early detection because हम ऑफर ही नहीं कर सकते 3 और 4 के अंदर जाने के बाद. तो what we are focusing on is early detection. सर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि लोग बहुत पूछते हैं, इस पॉडकास्ट को करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि क्या लंग कैंसर्स नॉन स्मोकर्स में भी हो सकता है? Yes, it can happen. Okay. So सारे कैंसर जीन से नहीं जुड़े हुए. ओके, सारे कैंसर स्मोकिंग से नहीं जुड़े हुए. ऐसा देखने में आया है कि कैंसर्स 90% जो लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं दे आर 90% स्मोकर्स. जी. पर 10% तो नॉन स्मोकर होते हैं ऑब्वियसली. सो इन 10% पेशेंट्स के अंदर हमने देखा कि दे आर बेसिक फीमेल्स ज़्यादा होती हैं. ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द लंग कैंसर फीमेल्स आर एक्चुअली नॉन स्मोकर. तो हमें पूछना पड़ता है कि उनका चूल्हा स्मोक एक्सपोजर है या नहीं है. Because in India, again, I'm talking about chula smoke exposure is much worse than this smoking. तो इन फीमेल्स के अंदर हमें चूल्हा स्मोक मिल जाता है which again becomes smoking related lung cancer. इसके बावजूद इसके अलावा भी एक सबसेट है जो नॉन स्मोकिंग लंग कैंसर होता है. इनके अंदर इनके जीन्स के अंदर इश्यूज होते हैं because we have a genetic linkage which is related to early lung cancers. Okay, then we have occupational exposure like asbestosis. Asbestosis now is banned thing, but प्रीवियसली जो लोग एस्बेस्टोस से एक्सपोजर में रहते थे उनको एस्बेस्टोसिस रिलेटेड ILD एंड एस्बेस्टोसिस रिलेटेड लंग कैंसर रहे हैं. ठीक है, तो हमें वो ऑक्यूपेशंस का भी ध्यान रखना है विच कैन लीड टू लंग कैंसर इन लेटर देयर लाइफ. तो दीज आर स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग रिलेटेड लंग कैंसर जिसके अंदर ऑक्यूपेशंस जीन्स का बहुत बड़ा रोल रहता है. सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कोई ऐसी डाइट है या क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हम अपनी इन जनरल रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्योर कर सकते हैं? क्योंकि सर लाइफस्टाइल तो एक्चुअली हमारे बहुत ही आज के टाइम में ख़राब हो चुके हैं. इसमें मैं 2 बात कहूँगा. देयर आर 2 थिंग्स. वन इज़ यू शुड ब्रीथ हेल्दी एयर. इन एडिशन टू हेल्दी डाइट यू शुड ब्रीथ हेल्दी एयर. नाउ कमिंग टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी एयर. अब हेल्दी एयर तो है ही नहीं आसपास. जी. सो हम हेल्दी एयर ले कैसे सकते हैं?
सो इसमें अगेन 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी है, वो जब भी हमारी एयर क्वालिटी ख़राब होती है तो हमें इमीडिएटली मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक बंद कर देनी है। दोस हू आर इन अ हैबिट ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक, मॉर्निंग जॉग, इवनिंग वॉक, दे शुड स्टॉप इट कम्प्लीटली। ठीक है, वाई? बिकॉज जब हम मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग जॉग करते हैं, वी टेंड टू ब्रीथ वाया माउथ। राइट। नोज़ हमारी फ़िल्टर है, हम मुँह से सांस लेना शुरू कर देते हैं तो सारा का सारा स्मोक अंदर गया। ठीक है, तो जो मॉर्निंग वॉक के फ़ायदे हैं वो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेन एवर वी हैव अ पुअर एयर क्वालिटी, उस समय मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग जॉग, या जिनको रेस्पिरेटरी इशू उनको बाहर ही नहीं निकलना। उनको अगर वॉक करना है, जॉग करना है, ट्रेडमिल पे घर के अंदर करेंगे। दिस इज़ वन वे टू हैव हेल्दी एयर। ओके, अनदर थिंग, इफ़ बाई चांस दे वांट टू मूव आउट, डू दे हैव एनी ऑप्शन? यस दे हैव, दे कैन वियर सम मास्क। राइट। ओके, क्योंकि हमारी एयर क्वालिटी हम नापते कैसे हैं? इट इज़ PM 2.5, PM 10, सब लोग ये ऐसे ही जानते हैं। PM 2.5, PM 2.5 का मतलब है इतना छोटा कण जो आपके लंग्स तक पहुंच के लंग ख़राब कर सकता है, और PM 10 का मतलब है वो जो गला ख़राब कर सकता है। तो इन दोनों से हम कैसे बच सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मास्क। मास्क कैन बी सिंपल मास्क और मे बी N95 मास्क। इफ़ यू आर वेयरिंग N95 मास्क, मतलब you are actually breathing good air devoid of these PM 2.5 particulate, PM 10 particulate. So if you have a respiratory issues and prone, you should move out with these kind of mask. Second, come to the indoor air pollution. ऐसा नहीं कि pollution बाहर है, वो pollution अंदर भी है। और माइंड यू, अंदर का पोल्यूशन इज़ मच वर्स। वाई? क्योंकि बाहर तो हवा चलती है, वो क्लीन कर सकता है, अंदर नहीं चलती है। सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एयर प्योरीफायर। अब एयर प्योरीफायर बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप आउटडोर हैं और आप बहुत 16 घंटे बाहर रहते हैं, 8 घंटे अंदर रहते हैं, तो एयर प्योरीफायर इतना फ़ायदा नहीं करेगा। बट इफ़ यू हैव किड्स एंड इफ़ यू हैव एल्डरली एट होम जो बेड बाउंड है, उनके लिए एयर प्योरीफायर इज़ जस्ट लाइक अ मैजिक। ठीक है, इफ़ दे ब्रीथ हेल्दी एयर, obviously their lung will become healthy. Coming to healthy diet, yes, after healthy air, healthy diet is important. Healthy diet is important because हम डाइट में जितना एंटीऑक्सीडेंट लेंगे उतना वो हमारे लीवर और लंग के लिए बेहतर है। तो हमारी डाइट के अंदर वी शुड बी हैविंग रॉ फ्रूट्स, ओके, सैलड्स, ओके। बहुत ज़्यादा हमें डीप फ्राइड चीज़ नहीं खानी होती। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर लिवर, दिस ऑल्सो फॉर द लंग्स, बिकॉज जितना भी हम फ्राइड चीज़ें करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म हो जाते हैं। So try to have raw things like salads, fruits in addition what we cook. There is no need for any specific diet, but your diet should contain antioxidant in ample amount. Important thing ये है कि healthy diet के साथ healthy air इसलिए important है क्योंकि diet with oxygen ही energy देता है। Diet without oxygen will not give any energy, and that is why respiratory problems के patient हमेशा fatigue और exhausted होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, उनके पास खाना होता है। तो ये दोनों एम्पल अमाउंट में होने चाहिए। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आई थिंक आज का जो सेशन था उसमें सर ने हर वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करी जो हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या लंग्स के क्योर के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो आज सर से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी वो ये थी कि आज ये समझ में आया है कि जो हमारे लंग्स हैं वो हमारी बॉडी का एक विंडो है। अगर हम उनकी केयर करेंगे, हमारे लाइफस्टाइल में थोड़े से चेंजेस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने आसपास स्मोकिंग को जितना हो सके कम करवाएं, तो हम अपनी लंग्स को और अपनी रेस्पिरेटरी को संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने आज अपना वक्त दिया। धन्यवाद।